नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है, हम अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस लाते रहते हैं। कभी वो क्वेश्चन सीरीज होती है, कभी वो स्टेट के बारे में होती है, किसी भी स्टेट के बारे में। लेकिन आज हम इन सब से अलग एक टॉपिक के ऊपर वीडियो लाए हैं, इंडस रिवर सिस्टम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे नदियों की पहला पार्ट है। इसके बाद हम अलग अलग रिवर सिस्टम्स पढ़ेंगे, तो उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो जो हमारे भारत की नदियां हैं, उन्हें हम दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। एक हिमालयन नदियां और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालयन नदियों के भी तीन हिस्से हो सकते हैं। सिंधु नदी तंत्र, जिसके बारे में आज हम बातें करेंगे, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ये भी दो हिस्सों में विभाजित की जा सकती हैं। एक अरब सागर की नदियां और एक बंगाल की खाड़ी की नदियां। इन सब के अलावा एक नदी रह जाती है, जिसका नाम है लूनी, जो कि किसी तंत्र का भी हिस्सा नहीं है और ना ही किसी समुद्र में गिरती है। तो फिर इसीलिए हम उसे किसी उसमें तो रखना ही पड़ेगा। तो हम उसे अरब सागर की नदियों में पढ़ेंगे, लूनी नदी। लूनी नदी को भी हम इसमें पढ़ेंगे। वैसे वो गायब हो जाती है अरब सागर में गिरने से पहले ही। तो यहाँ पर वो मैप दे रखा है, जिसमें ये ग्रीन कलर में इंडस रिवर सिस्टम, ब्लू कलर में जो अरब सागर में गिरती हैं वो नदियां, येलो कलर में गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो कि है वो है पिंक कलर में, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां रेड कलर में दिखाई गई हैं। अब हम चलते हैं आगे। जो सिंधु नदी तंत्र है, उसे हम 8 हिस्सों में अलग अलग कर कर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे, फिर झेलम नदी, फिर चेनाब नदी, फिर रावी नदी, सतलज नदी और व्यास नदी। ये जो आपने 6 नदियां सुनी, उनमें सिंधु नदी को छोड़ करके ये 5 नदियां सिंधु की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे सिंधु जल समझौता, जो कि एक इम्पॉर्टेंट जल समझौता है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और फिर हम पढ़ेंगे इंडस रिवर की अन्य सहायक नदियां, यानी कि जो अदर ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की, वो। तो अब हम सिंधु नदी के बारे में सबसे पहले जानकारी हासिल करते हैं। जो सिंधु नदी है, उसका जो उद्गम है वो बोखरचू ग्लेशियर से होता है, जो कि तिब्बत में है। और इसकी भारत में शुरुआत दमचौक से होती है, जो कि लद्दाख में है। ये भारत से चिल्लास से निकलती है, यह भी लद्दाख में है। तो इन दो पॉइंट से आपको पता चल रहा होगा कि ये लद्दाख से ही भारत में एंट्री करती है, लद्दाख से ही बाहर निकलती है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत में लद्दाख में बहती है। इसकी जो लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है, जिसमें से 1114 किलोमीटर भारत में है, और लेह इस पर स्थित है, जो कि लद्दाख की राजधानी है। अब हम बात करते हैं इसी की मैप में। यहाँ पर ये इंडस रिवर का मैप है, जिसमें ये दमचौक है, दमचौक जहाँ से भारत में इसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर बोखरचू ग्लेशियर दिया नहीं गया है, लेकिन हम तब भी बना देते हैं। ये बोखरचू ग्लेशियर, फिर ये लेह जो कि लद्दाख की राजधानी है, इस पर है। और जो चिल्लास है, ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से ये निकलती है, भारत से निकलती है और पाकिस्तान में चली जाती है। तो अब हम आगे चलते हैं और झेलम नदी के बारे में बात करते हैं। झेलम नदी का पुराना नाम है वीत सता। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनके पुराने नाम पूछ लिए जाते हैं। इन पांचों के पुराने नाम है, तो फिर उसे आप कहीं नोट करके रख लें। वीत सता इसका पुराना नाम है। इसका जो उद्गम होता है वो वैरीनाग झील, जम्मू और कश्मीर से होता है। यह सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में बहती है और किसी भी राज्य में नहीं जाती। और जो जम्मू कश्मीर है वो एक यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। यह वूलर झील से गुजरती है, जो कि श्रीनगर में है। इसको भी आप कहीं लिख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये एक अकेली ऐसी नदी है जो कि भारत पाक सीमा बनाती है, और इसकी जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर है, और अंत में यह चेनाब नदी में मिल जाती है। जैसा कि हमने आपको इस पॉइंट में बताया कि वूलर नदी इस पर स्थित है, मतलब कि वूलर नदी से ये गुजरती है, जो कि श्रीनगर में है। तो यहाँ से पता चलता है कि श्रीनगर इस पर बना होगा। तो फिर ये पॉइंट भी लिख लें, श्रीनगर इस पर स्थित है। अब आगे चलते हैं। ये उसका मैप है पूरा, जिसमें ये आप देख सकते हैं श्रीनगर को भी डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर हम
अब चलते हैं आगे। चेनाब नदी। चेनाब नदी, इसका पुराना नाम बहुत बार पूछा गया है, इसको तो एक स्टार बनाकर डिनोट करें, नोट करें। इसका जो पुराना नाम है वो अश्किनी है। और चेनाब नदी का जो निर्माण है वो दो धारा चंद्र व भागा से टांडी में होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये बिल्कुल गंगा नदी के जैसी ही है। जैसे कि गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है, वैसे चेनाब नदी चंद्रा व भागा के मिलने से बनती है। ये दोनों टांडी में एक दूसरे से मिलते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और इसी वजह से इसे चंद्र भागा भी कहा जाता है। इसको भी आप लिख लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमने इसमें बताए हैं। इसका जो उद्गम है वो बारालाचाला पास है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, निर्माण और उद्गम में क्या अंतर है। निर्माण वैसे तो उद्गम ही होता है, लेकिन अगर कोई ऐसी नदी है जो दो नदियों के संगम से बनती हो, जैसे कि गंगा और चेनाब, ये दोनों दो नदियों के मिलने से बनती हैं, लूनी भी एक ऐसी ही नदी है, तो फिर इसीलिए जहां पे वो बनती है उसे निर्माण स्थान कहा जाता है। जबकि उनमें से जो एक मेन होती है, जैसे चंद्रा और भागा में से जो चंद्रा है वो मेन है, इसका जो उद्गम स्थान है वही चेनाब नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। इसीलिए ये चंद्रा नदी का उद्गम स्थान है बारालाचाला पास। ऐसे ही गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख झील बताया जाता है, जो कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थान है। तो फिर इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सी मेन है, कौन सी मेन रिवर है जिसके बनने से है वो। तो इसकी जो लंबाई है वो 974 किलोमीटर है, और अंत में यह सतलज नदी में मिल जाती है। यह रावी नदी और झेलम नदी का पानी लेकर जाती है सतलज नदी में। यहाँ पर इसको आप मैप में समझ सकते हैं। यहाँ से ये चंद्रा नदी आ रही है और यहाँ से ये भागा नदी आ रही है, दोनों ही टांडी में आकर के मिल रही है। फिर ये यहाँ पर चेनाब नदी का निर्माण हो रहा है, और फिर हिमाचल प्रदेश से होते हुए यह जम्मू कश्मीर में जा रही है, और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में झेलम और रावी का पानी लेकर के यह सतलज में गिर रही है। तो अब हम चलते हैं आगे और बात करते हैं रावी नदी की। यहाँ पर रावी नदी दे रखा है, तो फिर इसका पुराना नाम ये है पुरुषनी। पुरुषनी इसका पुराना नाम है। तो फिर जो इसका जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रे से है। रोहतांग दर्रा, जैसा कि अभी आपको पता चलेगा कि जो ब्यास नदी है उसका उद्गम भी रोहतांग दर्रा ही है। यह हिमाचल प्रदेश में है और इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। अंत में यह चेनाब नदी में मिल जाती है। इसको अब आप इस मैप में देख सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब में जा रही है और फिर पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में मिल रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि झेलम एक अकेली ऐसी नदी है जो कि भारत पाक बॉर्डर बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉर्डर बना रही है झेलम। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मैप देखकर सोचते हैं कि ये बॉर्डर यहाँ पर रावी भी बनाती है, पंजाब वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नदी बार बार बॉर्डर को क्रॉस करती है, लेकिन बॉर्डर नहीं बनाती है। अब हम चलते हैं आगे, सतलज नदी की बात करते हैं। जो सतलज नदी है उसका पुराना नाम है शतुद्री। ये भी क्वेश्चन बहुत आया है इसका पुराना नाम लेकर के, इसको भी अच्छे से याद रखें। इसका उद्गम राक्षस ताल झील से होता है, जो कि तिब्बत में है। यह मानसरोवर झील के बहुत ही पास है। इसकी बात हम अपने नदियों, बांधों और जलप्रपातों वाली वीडियो में कर चुके हैं इसकी बात। तो फिर हम इसका उस वीडियो का लिंक इसमें डाल देंगे। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप उसे जरूर देखें। भारत में इसकी जो शुरुआत है वो शीप के लिए दर्रे से होती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है। हिमाचल प्रदेश में यह है, और अंत में यह मिठानकोट में सिंधु में गिर जाती है। मिठानकोट यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ पर सारी पांचों नदियों का पानी सिंधु में जाता है। जो मेन 5 ट्रिब्यूटरीज है सिंधु की, वो साथ में एक ही जगह मिठानकोट में जाता है, क्योंकि उससे पहले सारी नदियों का पानी सतलज में होता है और मिठानकोट में यह सिंधु में गिर जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। सबसे लंबी सहायक नदी है ये सिंधु की। जैसा कि आपने देखा ही, सबकी लेंथ पता चल गई है सिवाय ब्यास नदी की, क्योंकि अब तक हमने उसकी बात नहीं की है। तो फिर यहाँ से आपको पता चल रहा होगा सबसे लंबी सहायक नदी है। अब इसको हम मैप में समझ सकते हैं। यहाँ पे राक्षस ताल झील है तिब्बत में,
यानी कि चीन में, और यह शीप किले दर्रे से अंदर आ रही है और फिर हिमाचल प्रदेश से होते हुए पंजाब में जाकर के यहाँ से यह जा रही है पाकिस्तान में, और फिर मिठानकोट में यह सिंधु में मिल रही है। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया ही कि झेलम चेनाब में पानी दे रही है, रावी भी चेनाब में पानी दे रही है, और जो चेनाब है उसका पानी सतलज में आ रहा है। ऐसे ही हम बाद में पढ़ेंगे कि ब्यास का पानी भी सतलज में आ रहा है, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। तो फिर यानी कि पांचों ट्रिब्यूटरीज का पानी इंडस की इस समय सतलज में होता है जब यह मिठानकोट में गिरती है सिंधु में। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट है, यह जो नदी है उस पर दो मेन बांध हैं। जैसा आपने सुना होगा भाखड़ा नागल बांध, ये दोनों अलग अलग बांध हैं। एक है हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध और एक है पंजाब में नागल बांध। तो फिर ये हम पढ़ेंगे बांध वाले चैप्टर में, अभी इसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। अब चलते हैं हम आगे और पढ़ते हैं व्यास नदी के बारे में। व्यास नदी का पुराना नाम है विपाशा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसे। और इसका जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रा है, जैसा कि हमने पहले ही बात कर ली है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये दूसरा पॉइंट जो कि सतलज के लिए भी है, लेकिन हमने सतलज में बताया नहीं, ये सोचा कि एक में बता देंगे, दूसरे में बताने की जरूरत नहीं है। जो व्यास है और सतलज, इन दोनों के संगम पर कपूरथला पंजाब में, और जैसा आपको पता होगा कि कपूरथला पंजाब में है, वहां पर हरी के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और ये जो नहर है बहुत फेमस है क्योंकि भारत की सबसे लंबी नहर है और विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। यह सिंचाई के लिए इम्पोर्टेंट है, मेनली ये राजस्थान के लिए निकाली गई है क्योंकि राजस्थान में सूखा बहुत होता है, तो फिर इसीलिए इस नहर को निकाला गया है। यहाँ से कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसा कि इंदिरा गांधी नहर किन दो नदियों के संगम पर निकाली गई है। तो फिर ये दो नदियां हैं व्यास और सतलज। फिर पूछा जाएगा कि कहाँ से निकाली गई है, तो कपूरथला से निकाली गई है। फिर पूछा जा सकता है कि किस बैराज से निकाली गई है, तो हरी के बैराज से निकाली गई है। और लास्ट में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत की सबसे लंबी नहर या फिर विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो उसका उत्तर इंदिरा गांधी नहर। तो अब चलते हैं हम आगे और इसको मैप में समझते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रोहतांग दर्रा है जहां से ब्यास नदी को ब्यास नदी निकली है, इसका उद्गम है। और उसके बाद जहां सतलज और ब्यास मिलते हैं वहां से हरी के बैराज से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। तो अब हम चलते हैं आगे क्योंकि अब ट्रिब्यूटरीज तो हो चुकी है पूरी। अब हम बात करेंगे सिंधु जल समझौते के बारे में। जो सिंधु जल समझौता है वो 1960 में हुआ था, जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था। पाकिस्तान से आयुब खान और भारत से जवाहरलाल नेहरू थे इस संधि में, इस समझौते में। और ये करवाया था विश्व बैंक ने, जिससे रॉबर्ट ब्लैक आए थे इस समझौते के लिए। और जो ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं सिंधु की मेन और सिंधु है, इन सबका पानी विभाजित किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। जो ऊपर की 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इनका 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया और 20% पानी भारत को दिया गया। और नीचे की 3 नदियां रावी, व्यास और सतलज, इनका 80% पानी भारत को और 20% पानी पाकिस्तान को लेने का प्रस्ताव दिया गया, जो कि दोनों ने ही मान लिया। और अब हम बढ़ते हैं अन्य सहायक नदियां जो कि इंडस की हैं। ये यहाँ पर इंडस बनाई गई है। तो फिर इसमें LHT यानी कि लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज और RHT यानी कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज बताई गई हैं। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में हमने पहले ही 5 नदियां पढ़ ली हैं, तो उनके बारे में हम अब नहीं बोलेंगे। तो इसके बारे में हम इन सहायक नदियों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस नाम बता देते हैं क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये किसकी सहायक नदी है, या फिर ऐसा आ जाएगा कि इंडस रिवर की इनमें से कौन सी सहायक नदी है, तो कोई भी नदी दे देंगे और इनमें से कोई एक दे देंगे, तो फिर इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए इनके नाम आप पढ़ लें पहले ही। ये झांसकर जो कि एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और किशन गंगा ये भी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है। किशन गंगा को नीलम नाम से भी जाना जाता है। और श्योक ये एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है।
और गिलगित ये भी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। काबुल, काबुल भी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये फेमस थोड़ी है क्योंकि इस पर काबुल शहर बसा है जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। फिर खुर्रम और गोमुल ये भी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। बस आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे कभी और किसी टॉपिक को लेकर के बात करेंगे। धन्यवाद।